हेलो बच्चों। हम लोग कंप्लीट कर रहे थे चैप्टर वाइज पूरी बुक को। उसमें आज का हमारा टॉपिक है द वैल्यू ऑफ वर्क। किसी भी काम की क्या कीमत है। अक्सर जब आप समाज में लोगों से बात करेंगे तो लोग ओहदे के अनुसार सामने वाले को देखने की आदत रखते हैं। एक पैमाना उम्र हो सकता है कि लोग उम्र के अनुसार रखते हैं। दूसरा जो पैमाना है वो है सोसाइटी की हायरार्की सिस्टम। कभी कभी आपने लोगों को कहते सुना होगा कि ये समाज काम का नहीं है या समाज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। सुबह से लेकर के शाम तक जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें सोसाइटी से इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है। ऐसी कंडीशन में जब आप सोसाइटी से इंटरैक्ट करते हैं तो उस जगह पर ये तय कर पाना कि कौन सा काम आपके करने के लिए उचित है या आप क्या करना चाहते हैं। सवाल दो तरह से हो सकता है। पहला, मैं ऐसा क्या करूं जो समाज के हित में हो। दूसरा, ये देखना होता है कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर क्षमता नहीं है और बिना क्षमता और योग्यता के, मतलब किसी व्यक्ति के पास किसी काम को करने की क्षमता और योग्यता नहीं है, उसके बावजूद वो कुछ ऐसा करने का सपना देखे जो पूरा नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा? मूर्खता कहा जाएगा और कुछ भी नहीं। तो सामान्य तौर पर जहां तक पहुंचने की हमारी योग्यता और क्षमता है, इसमें समय के साथ अभिवृद्धि होती है या किया जाता है, हो सकती है, संभावना निहित है। दूसरा, किस तरह से हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेंगे। जब हम सोसाइटी या नेशन के टर्म्स में बात कर रहे होते हैं तो हर व्यक्ति सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है अपने वर्क के माध्यम से। चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड के हो, इंजीनियर्स हो, या फिर वो किसी भी पेशे से संबंधित हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो। हर व्यक्ति अपने हिस्से का जो कर्म है, जो योगदान है, समाज को देते रहते हैं। देने का सबका तरीका अलग है। अगर हम एक सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी एक कम्युलेटिव एस्पेक्ट है। वो कोई एक सिंगुलर वे में किसी को भी नहीं देखा जा सकता कि मेरा काम कम जरूरी है या किसी दूसरे का काम कम जरूरी, सिंपल वे में। लेकिन जब हम सोसाइटल टर्म्स में बात करते हैं तो वेजेस इस बात का निर्धारण करता है कि हम किसे ज्यादा और कम में देखेंगे। अक्सर लोग पूछते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है। वो जो सैलरी पूछने का जो बेसिक मतलब है, अक्सर आपने सुना होगा कि आपकी औकात देख करके ही आपको सम्मान दिया जाता है। सामान्य तौर पर जो समाज की संरचना है वो एक हायरार्की में बनी हुई। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इस तरह से डिवाइडेड है। और अगर वही प्राइवेट में भी बात करें तो जिसके पास एजुकेशन का लेवल ज्यादा है, इन टर्म्स ऑफ जो आईआईटी आईआईएम से हैं, उनके पास जो जॉब होगा और उसके नीचे जो लोग काम करेंगे उसमें भी डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। तो अगर हर जगह बात किया जाए तो सोसाइटी हायरार्की में डिवाइडेड हो जाती है कहीं ना कहीं, और उसी हिसाब से जो भी सोसाइटल एस्पेक्ट में आपको मिलना होता है, आइदर इट इज रेस्पेक्ट, फेम, मनी और एनीथिंग एल्स, वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। अब हम सामान्य तौर पर बात करें तो सुबह इस अर्थव्यवस्था के हिस्से के तौर पर सुबह आपके घर में जो व्यक्ति अखबार देने आता है, जो व्यक्ति आपको दूध देने आता है, जो व्यक्ति आपके घर सब्जी लेकर के आता है, जो व्यक्ति आपके घर से आपका कूड़ा लेकर के जाता है। अगर आप एक अच्छी सोसाइटी में हैं और कूड़ा ओपन में फेंकने की कहीं जगह नहीं है, और अगर कोई आपके घर से कूड़ा लेने ही ना आए तो क्या होगा? जब वो कूड़ा लेने ही नहीं आएगा तो अल्टीमेटली 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन वो कूड़ा आपके घर में डंप होगा और वही बदबू पैदा करेगा। उससे कई तरह की बीमारी हो सकती है। तो ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? बस इतनी सी बात कि सोसाइटी में आपस में पूरी तरह से इंटरेक्शन होता रहता है और इसी इंटरेक्शन की वजह से सोसाइटी मूव करती है। इसी के साथ साथ जो हमारी इकोनॉमी है वो सोसाइटी में पूरी तरह से स्कैटर्ड रहती है। तो हर एक
व्यक्ति का सोसाइटी में जो भी योगदान है, किसी भी टर्म्स में जो भी वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो हम उसे इस तरह से नहीं आंक सकते कि कोई व्यक्ति कम कंट्रीब्यूट कर रहा है या कोई ज्यादा। जिसकी जितनी क्षमता और सामर्थ्य है, उस अनुपात में व्यक्ति सोसाइटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, या उससे उस अनुपात में फायदा लेता है, क्योंकि जितना आप देंगे उस अनुपात में ही आपकी क्षमता है किसी चीज को रिसीव करने की। तो द वैल्यू ऑफ वर्क चैप्टर में स्वामी विवेकानंद का कोटेशन है, व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क, डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, कोशिश करिए कि पूरी तरह से आप उसी में खोए रहें, उसके बाहर आप कुछ भी ना सोचें। क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, कैसे होगा, इन सारी चीजों को कुछ समय के लिए किनारे रख दें। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपना पूरा का पूरा ध्यान आपका पढ़ाई पर होना चाहिए। उसके बाद के जो भी इवेंट्स हैं, जो भी आउटकम्स हैं, जो भी डिसीजंस हैं, जो भी परमिशंस हैं, उन सब से थोड़ा दूर होना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप जिस क्लास में हैं, सीधी सी बात है कि उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा टाइम अपनी पढ़ाई पे होगा। पढ़ाई के बाद कहीं खेलने जाना होगा, कहीं किसी से मिलना होगा, मम्मी पापा से परमिशन लेना होगा। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, वो एक दूसरे से मिली जुली रहती हैं। तो कहने का मतलब है, अपने काम की, अपने वर्क की जो भी आपकी वैल्यू है उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, और उस ऐसे ही काम को चुनिए जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा का मतलब फिर दूसरा शब्द मैं यूज कर रहा हूं जो मैंने शुरुआत में किया था, योग्यता के अनुसार अपने काम का चयन। उसी को फिर स्वधर्म कहा जाता है। अगर एक व्यक्ति शिक्षक है तो उसका स्वधर्म उसके अनुसार धीरे धीरे निर्मित हो जाता है, क्योंकि वो उसी क्षेत्र में अच्छा है। तो जो जिस तरह का काम करने लगते हैं वैसे ही उनका स्वधर्म और स्वभाव परिवर्तित होता चला जाता है। तो जब भी अपनी पढ़ाई करें तो पूरी तरह पढ़ाई पर ही ध्यान रखें, ठीक वैसे जैसे हम इबादत करते हैं, जैसे हम पूजा करते हैं, जैसे हम भगवान के सामने तल्लीनता से खो जाते हैं, ठीक उसी तरह की स्थिति यहाँ पर होनी चाहिए। As the highest worship and devote your whole life to it for the time being. For a time being, ध्यान से देखिएगा कि जिस समय पर आप वो काम कर रहे हैं उस समय पूरी दुनिया भुला करके आप उसी में लग जाइए। जब आप खेल रहे हैं तो पूरी तरह अपने आप को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रखिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो पूरी तरह पढ़ाई में रहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, कोशिश ये होना चाहिए कि उस वक्त के लिए सबसे जरूरी काम वही है, और ध्यान यहाँ वहां नहीं भटकना चाहिए, उसी में पूरी तरह से आप खो जाएं। तो अपनी जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी तरह से खुद को उस पढ़ाई में खो देने की क्षमता होनी चाहिए। अगेन एक फोटो दिखाई गई है, उस फोटो के माध्यम से एक लेडी है जो यूनिफॉर्म में है। यूनिफॉर्म एक तरह से डिसिप्लिन, सेंस ऑफ इंटीग्रिटी और नेशनैलिटी की तरफ ज्यादा इंडिकेट करता है। वो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म दिखाई है वो एयरफोर्स की है, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हो, या फिर वो पुलिस हो, या जितने भी हमारे देश के अर्धसैनिक बल हो, इनमें से किसी की भी अपनी जो भी वर्दी है, जो भी यूनिफॉर्म है, उसका एक अलग क्रेज दिखाया गया है। उस क्रेज की वजह से जिस भी जैसे जब भी किसी व्यक्ति का सिलेक्शन होता है तो उस तहसील के लोग या उस जिले के लोग, चाहे वो जिलाधिकारी हो या कोई भी हो सर्वोच्च पद पर, या जो भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग, कोई भी व्यक्ति हो, तो जो भी समाज के सक्षम और मानिंद व्यक्ति हैं, जो जिनकी पहचान ज्यादा है, उन लोगों के द्वारा भी उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जिनके पास यूनिफॉर्म है, या फिर उसे एक सिंबल की तरह देखते हैं कि आपने सोसाइटी में कुछ अचीव किया है। तो उसी क्रेज की बात की जा रही है यहाँ पर कि अलग अलग जो हमारे प्रोफेशंस हैं वो किस तरह से काम करते हैं। अगेन एक तरफ हो गया गवर्नमेंट सर्विस, दूसरी तरफ हो गई आपकी प्राइवेट जो भी सारी जॉब्स हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे वर्क हैं जो आपके आसपास होते रहते हैं।
सामान्य तौर पर अगर हम ऑब्जर्वेशनल स्किल्स से चीजों को देखेंगे तो हम किताबों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहेंगे, किताबों को किनारे रखकर भी हम काम कर सकते हैं। तो इन अ सिंपल टर्म्स जब हम बात कर रहे हैं, अगर आप मार्केट जाते हैं तो पहले ये समझिए कि मार्केट कहाँ पर होता है, जिसे हम मंडी कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं एक स्थान ऐसा होगा जहां पर सारा का सारा सब्जी फल इन सब के ठेले लगते हैं। तो अब यहां समझिए कि जो भी ठेले लग रहे हैं वो केवल आपको सब्जी तो प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन वो सब्जी और फल उनके पास कहाँ से आया? तो एक जिले के द्वारा बनाई गई मंडी होगी, तो वहां से सब लोग लेकर के आते हैं। और जिस हिसाब से पूरा शहर बटा हुआ है, हर जगह छोटी छोटी अपनी जो भी रेहड़ी कह लीजिए या अपनी फुटपाथ पर अपना सामान लगाते हैं या ठेले में रखते हैं, जिस भी माध्यम से वो बेच सकते हैं। अब जो जिले की मंडी में आ रहा है उसके जो दाम है वो दाम जिलाधिकारी या बाकी अन्य मंडी समिति के लोग सब लोग मिलकर के तय करते हैं। अक्सर इसीलिए आप जाएंगे कि मान लीजिए अगर आपने देखा कि टमाटर 20 रुपए किलो है, आप पूरा घूम लेंगे उस मंडी में तो हर व्यक्ति के पास आपको अमूमन वहां पर 80% मौजूद लोगों के पास 20 रुपए किलो का ही टमाटर होगा। धीरे धीरे जब आप और आगे जाएंगे तो फिर आप पढ़ेंगे समझेंगे कि फूड सिक्योरिटी कैसे काम करती है, नेशन के लेवल पर कैसे ये तय किया जाता है कि अगर कभी आपात की स्थिति आए या फिर इन्फ्लेशन रेट बढ़े तो किस हिसाब से जो स्टोर्ड आइटम्स है उनको मार्केट में लेकर के आया जाए। तो कभी भी किसी दुकान पे जाइए, मंडी पे जाइए, तो वहां खड़े होकर एक बार सोचिए कि ये जो लोग हैं इनके पास ये सामान कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, इसको बनाया कैसे गया। अपने आसपास के जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, उनसे पूछिए कि कैसे ये चीजें बनी हैं, इनका पीछे का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो धीरे धीरे फिर चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो फोटोज दिखाया है, एक नेबर जिसे हम एक तरह से आगे भी पढ़ेंगे, जिसे हम कम्युनिटी सर्विस कहते हैं। अगर एजुकेशन किसी भी देश में या तो सबसे सस्ती हो या फिर आराम से इजीली फ्री में अवेलेबल हो, अगर हम कम्युनिटी सर्विस की बात करें तो हमारे मोहल्ले में आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी डेली जो रूटीन है, जो भी उनका लाइफ साइकिल है, उसके बाद थोड़ा समय मिलने पर पढ़ाते हैं या कुछ भी एक अदर एक्टिविटी करते हैं कम्युनिटी फॉर्म में, तो सब लोग धीरे धीरे एजुकेट होने लगते हैं। बस व्यवहारिक स्तर पर इस तरह की बातें इसलिए नहीं संभव हो पाती क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है जो लगातार कंपैरिजन करता रहता है। वो कंपैरिजन इस बात से आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो बच्चा है वो पढ़ के इतना अच्छा ना निकले और जो मेरे पड़ोसी का बच्चा है वो पढ़ करके आगे निकल जाए। यहीं से एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा बच्चा सफल हो, और अगर वो देखता है कि पड़ोसी का बच्चा सफल हो रहा है तो सबसे पहले वो उसी का नुकसान करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में ह्यूमन नेचर आड़े आता है किसी भी तरह की कम्युनिटी सर्विस के लिए। और अगर ह्यूमन नेचर नहीं है तो बहुत जगह लोग खुल करके कम्युनिटी सर्विस करते हैं। कई बार लोग अपने आस पड़ोस के लोगों को शिक्षित करने से बचते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज की बात की गई है। आपके आसपास जब आप बाजार में जाएंगे, चाहे वो टेलर की दुकान हो या फिर किसी तरह के डॉक्टर की क्लिनिक हो या फिर आपके कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स की दुकान हो, अलग अलग तरह के जो भी हैं, ये इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये उन लोगों के द्वारा चुना गया प्रोफेशन है। द वैल्यू ऑफ वर्क जो चैप्टर का नाम है, उन्होंने उस प्रोफेशन को चुना है और उसके अकॉर्डिंग वो समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक सब्जी वाला समाज में योगदान नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, वो कर रहे हैं। योगदान के भी दो तरीके हैं, फिर हम आगे जाकर के देखेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहां पर समाज को सेवा लेने के बदले हम पैसा लेते हैं, हम भुगतान लेते हैं, उस भुगतान को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा गया है। और जहां पर हम भुगतान नहीं लेते हैं वहां पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। ये दो चीजें डिफरेंशिएट करती हैं।
ठीक उसी तरह जैसे अपनी ही गार्डन में वेजिटेबल्स लगाना, ताकि हमको शुद्ध जो भी है किसी भी तरह के केमिकल या प्रिजर्वेटिव से फ्री सब्जी हमको मिल सके। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में तब तक है जब तक सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ये काम किया जा रहा है, और जब ये सोसाइटल एस्पेक्ट में सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा तो फिर वही ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में शिफ्ट हो जाएगा। काम वही है, बेसिकली आप उसे सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जब आप उसे बाजार में उतार देते हैं, उसके बदले एक मूल्य प्राप्त करते हैं, भुगतान प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अक्सर आपने ठेले में लगे हुए लोगों को देखा होगा, या स्ट्रीट फूड जितने भी हैं, चाउमीन हो गया, मोमो हो गया, बर्गर हो गया, जितने भी तरह के स्ट्रीट फूड्स हैं, ये सब भी आप लोगों को देखेंगे कि सेल करते हुए दिख जाते हैं। लोग शाम को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हर तरह से हो सकती है। जो भी सर्विस की जरूरत हमको है उस चीज के लिए कोई ना कोई दुकान अपने आप खुल जाएगा। ऐसे नहीं कहते कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। जब आवश्यकता होती है तो अपने आप उस तरह के आविष्कार होने लग जाते हैं। लोगों को जब घर में खाने से या डेली नहीं बना पाते थे तो धीरे धीरे फिर एक स्ट्रीट फूड का दौर चलने लगा। तो इसी तरह चाहे क्लोथिंग की बात करें, पहले आप देखेंगे कि मॉल का कल्चर नहीं था। आज से 10 से 15 या 20 साल पहले चले जाएं, जो बड़ी सिटीज हैं वहां पर तो पहले से है, लेकिन अभी की हम बात करें तो वहां पर मॉल नहीं था। आज से 10 से 15 या 20 साल पहले जो टीयर 3 सिटीज हैं, अब धीरे धीरे वहां पर भी कल्चर होता जा रहा है। ठीक उसी तरह ग्रोसरी आइटम्स के शॉप्स आपको या मॉल देखने को मिल जाएंगे। वो मॉल किस लिए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पहले लोग रिटेल जो भी मतलब आपकी फुटकर दुकान थी, फुटकर दुकान से ज्यादा सामान खरीदते थे। लेकिन अब मॉल जैसी सुविधा होने की वजह से जो बीच का डिस्ट्रीब्यूटर का जो पैसा लग रहा था, जो बिचौलिए का पैसा लग रहा था, वो अब नहीं लगता। सीधे गोदाम से आकर के वहां पर मॉल में डिस्प्ले कर दिया जाता है सामान। जब मॉल में सीधा डिस्प्ले कर दिया गया तो उस डिस्प्ले में व्यक्ति जाएगा, अपने हिसाब से अपनी पसंद की चीजें चुनेंगे और उसी हिसाब से लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो ये जो कल्चर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, ये कल्चर शिफ्टिंग इकोनॉमिक पैटर्न को भी सीधे तरह से कंट्राडिक्ट करता है या फिर इम्पैक्ट करता है। दोनों स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो अगर पहले के टर्म्स में बात करें तो अक्सर आप देखते होंगे कि चाहे सिलाई की दुकान हो, या फिर हम बात करें कि आज से कुछ समय पहले तक रिचार्ज करने के लिए भी हमें जा करके दुकान से एक रिचार्ज या टॉपअप खरीदना पड़ता था, उसको खुरचना पड़ता था, और खुरचने के बाद हम उसे इस्तेमाल करते थे। इस तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिलती थी। लेकिन अब आप आज जाएंगे तो धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध होने की वजह से और डिजिटल फैसिलिटीज चेंज होने की वजह से सारा काम घर से ही कर लेना संभव होता है। पहले लोग मोबाइल ऑफलाइन जाके खरीदते थे, अब आज सब कुछ मोबाइल से आ जाता है। यहाँ तक कि आने वाले समय में शॉप्स की भी जो संख्या है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि अब ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल है कि आपने डायरेक्टली बुक किया और कोई चीज आपके पास आ जाती है। तो जो बीच का जो पैसा लगना था डिस्ट्रीब्यूटर का, वो पैसा नहीं लगता, और वो चीज जो आप दुकान से जा करके लेंगे, अपना टाइम, अपनी मनी, अपना एफर्ट लगा करके जाएंगे और वहां से घर लेकर के आएंगे, वो सब कुछ अब बच जाएगा और सिर्फ एक एक मैसेज पर आ जाएगा। अब ये अलग बात है कि आधी से ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं जो विदेशी हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा भारत से ड्रेन आउट हो रहा है। हालांकि धीरे धीरे ऐसी भी कंपनीज हैं जो भारत की ही बनी है, यहीं की फ्रेंचाइजी है और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो पैसे का संतुलन है वो अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं तो वो सारी एक्टिविटीज जिसके बदले हमें पैसा मिलता है या पैसे का भुगतान होता है, वो सबकी सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में देखने को मिलेगा।
मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। सीधी भाषा में मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा कहां से आएगा, आप किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज होंगे जो कि मार्केट का ही पार्ट होगा। तो एक तरफ से आप काम कर रहे हैं, आपके हाथ में ही पैसा आ रहा है, उसी पैसे से आप जाकर के वापस से नई चीजें या जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं उनको खरीद रहे हैं। तो ये जो सर्कुलर चीजें बन रही हैं इससे क्या पता चल रहा है, सर्कुलर चीजों से पता चलता है कि इकोनॉमी में पैसा कोई भी होल्ड करके नहीं रख सकता। पैसा हमेशा सर्कुलर वे में या रोटेशनल वे में लगातार काम करता रहता है। और जब हम फी की बात करते हैं तो फी का मतलब है कि किसी खास सर्विस को लेने के लिए हम जब पैसे का भुगतान करते हैं। अगर हम डॉक्टर साहब को दिखाने गए तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर साहब को जाते समय या वहां पर जब अपने लिए एक जब भी पर्ची बनवा रहे हैं तो एक अमाउंट पे करते हैं, फीस पे करते हैं, उसके बाद हम जो भी उनको पेमेंट है मतलब जो भी उनकी फीस है उनको पे करने के बाद फिर हम खुद को दिखाते हैं या अपने बारे में जो भी डायग्नोसिस है वो लेकर के आते हैं। जब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं तो बेसिकली एक ऐसा काम जो हम कर तो रहे हैं लेकिन उसके बदले में कुछ भी वापस नहीं पाना चाहते। ये अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरह से देखा जा सकता है इसे। जो भी काम विथ लव केयर एंड रिस्पेक्ट किया जाएगा, बहुत से एनजीओज हैं सोसाइटी में चल रहे हैं जिन्हें बाहर से फंडिंग मिलती है, बाहर इन द कंटेक्स्ट ऑफ विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। एनजीओ को फंडिंग मिलती है, उस फंडिंग से मिलने के बाद वो बाकी जगह पर अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम, एजुकेशन स्प्रेड करने का काम, सब कुछ आपस में मिला जुला करके करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने ही हाथों से अपने घर की चीजों को पेंट कर लेते हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर लेते हैं या कुछ भी बना लेते हैं। वो सब क्या है, क्योंकि आपने अपने पर्पस के लिए किसी चीज को क्रिएट किया विद लेवल ऑफ लव केयर एंड रिस्पेक्ट, तो फिर वो चीज आपने अपने लिए बनाया और रखा और उसे खुद के लिए इस्तेमाल किया। अगर उसे सेल के लिए मार्केट प्लेस में रख दिया तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और अगर मार्केट प्लेस में सेल के लिए नहीं दिया तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये डिफरेंस आ जाएगा कि सेल के लिए दिया है या नहीं दिया है, बेसिक यही फर्क है। जब हम सैलरी की बात करते हैं, सैलरी का मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेमेंट आप किसी से ले रहे हैं क्योंकि आप उसके एम्प्लॉय हैं और आपको वहां से पैसा मिल रहा है, तो वो हम सैलरी में कंक्लूड करेंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। किस तरह की अलग अलग विविधता के हिसाब से आर्थिक हमारी जरूरतें हो सकती है। यहाँ पर एक हाईवे का निर्माण दिखाया गया है। अक्सर जब भी आप देखेंगे तो आपको देखने में ये मिलेगा कि लोग किसी भी शहर का विकास या किसी भी तरह की परिस्थितियों के लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, वो क्या है, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है, हमें जरूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह आवागमन के लिए। जब तक हम तेजी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं तो हम इजीली अपने सारे काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम एक शहर की कल्पना करें, वो कुछ ऐसा हो, ऐसा इन द सेंस कि वो एक दूसरे को मिड से कट कर रहे हैं। मान लीजिए किसी शहर का एक एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट ये तय हो गया और इस दायरे में जो भी एरिया आएगा उसको हम शहर कहते हैं, ठीक।
ये कैसे एक दूसरे से आपस में अंतर आता है, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है और क्यों रैपिड ट्रांसपोर्टेशन किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होता है। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह तक पलायन करने का या माइग्रेट करने का एक स्पेसिफिक रीजन होता है। वो जो स्पेसिफिक रीजन है वो क्या है? वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो हम पढ़ रहे हैं, हम किसी भी वर्क की वैल्यू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उतना हमें बेनिफिट कर सकता है। नॉट इन ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हायरार्की में कहीं ना कहीं पावर भी मैटर करती है और कहीं ना कहीं पावर से ज्यादा कौन ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज होल्ड कर सकता है। कहते हैं ना कि पावर ऑलवेज कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जब भी बात हो रही है कि अगर आप किसी भी काम को वैल्यू कर रहे हैं तो आपकी वजह से पहले तो वो काम आप खुद से अच्छे से कर पाए, आपकी वजह से कितना बड़ा लार्ज अमाउंट या मास अमाउंट में लोग प्रभावित हो रहे हैं सकारात्मक रूप से, या उनको कितना फायदा मिल पा रहा है। तो जब भी हम बात करेंगे किसी शहर के विकास की, जैसे अगर हम बुलेट ट्रेन की बात करें, तो मान लीजिए कि अगर किसी को वाराणसी से दिल्ली जाना है, अगर आने वाले भविष्य में जो कि होगा, बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेन हो जो 2 से 3 घंटे में प्रयागराज से दिल्ली पहुंचा देती हो, तकरीबन 700 से 800 किलोमीटर की दूरी है। और अगर ये मान लीजिए कि 300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आज देश में 130 140 तक जा रही है ट्रेन, बेसिकली मान लीजिए 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने वाली ट्रेन आ जाए, तो लोग क्या होंगे? लोग हमेशा शहर से दूर जाकर के बसेंगे, क्योंकि वहां रहते हुए पैसा बचा पाना भी संभव होगा और एक बेटर लाइफस्टाइल ले पाना भी आसान होगा। दोनों चीज कम्युलेटिव एस्पेक्ट में चलेगी साथ साथ। ठीक है, सिंपल वे में। अब क्योंकि जो मिड एरिया है, किसी भी शहर का मिड एरिया है, मान लीजिए हमने इसको सिविल लाइंस लिख दिया, तो जो भी मिड एरिया है वो सबसे महंगा होगा, तो लोग वहां रहने से बचेंगे, क्योंकि महंगाई है तो भाई आप कैसे रहेंगे। अब अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए एक छोटा सा घर बनाना है या कोई फैसिलिटी लेनी है, तो यहाँ पर आप कम से कम 5x जो प्राइस है वो आपको देना पड़ेगा, तो कोई भी आदमी बचेगा। तो लोग क्या करते हैं, किसी भी सिटी के आउटस्कर्ट्स में रहना पसंद करते हैं। तो ये क्या हुआ, मेन सिटी है, मेन सिटी से दूर लोग बसने लगते हैं, फिर धीरे धीरे एक ऐसा एरिया डेवलप होने लगता है जिसे हम परिसीमांत भी कई बार हिंदी में कहते हैं या आउटस्कर्ट्स एरिया कहते हैं, जहां पर लोग धीरे धीरे बसने लगते हैं, क्योंकि उनके पास शहर के मध्य में रहने का पैसा नहीं है, और अगर वहां रहेंगे तो कई गुना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। उसके बजाय अगर वो शहर से थोड़ा दूर रहते हैं, यहाँ कहीं रहते हैं, तो उनका पैसा भी बचेगा और उनको फैसिलिटीज भी अवेल करने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ कहीं है, तो यहाँ से यहाँ आपको आना पड़ेगा, और जितना ट्रांसपोर्टेशन स्लो होगा उतना ज्यादा समय लगेगा, उतना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट होगा, उतना ज्यादा यहाँ पर आने जाने में फ्यूल खर्च होगा, उतना एनवायरमेंट को लॉस होगा, तो हर चीज लॉस में जाएगी। और यही जब ऐसे देखने को मिले कि मेट्रो जैसी फैसिलिटीज आ गई, तो फिर ये सारी चीजें आपस में अपने आप कनेक्ट हो जाएंगी और लोग इजीली शहर के बीचों बीच आ जाएंगे। कहते हैं ना कि घर जो बनाता है वो उस घर में कभी नहीं रहता। आप मजदूरों की बात करें अगर, लोग अक्सर कहते हैं कि लाइफ में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, सही बात है। कभी अपने घरों से बाहर निकल के देखिए कि जो लेबर हैं वो कैसे रह रहे हैं, किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। जो लोग बीच शहर में घर बना रहे हैं, वही लेबर जब आप शाम को कभी उनसे मिलने के लिए जाएंगे या बैठेंगे, एक पत्थर, हम हमेशा दुखी रहते हैं कि हमारे जीवन में चीजें नहीं है, कैसे होगा क्या होगा, एक पत्थर की चटिया में आटे को गूंद कर, वहीं बगल में रोटी बनाकर, और वहीं आसपास से कोई लकड़ी इकट्ठा करके उसी की में थोड़ा बहुत जो भी है, दाल क्योंकि महंगी है तो लोग खरीद नहीं पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, शहर में होने की वजह से गांव की सारी फैसिलिटीज उनको नहीं मिलती, जैसे गांव में भले राशन कार्ड बना हो, सारी चीजें हो, तो कभी आप उनका जीवन देखेंगे आपको समझ में आएगा कि सुबह से लेकर के रात तक एक लेबर बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद भी उसके अनुपात में उसको धन नहीं मिल पाता।
यहाँ हमने सैलरी की बात की क्योंकि पढ़े लिखे होने के बाद व्यक्ति के पास एक व्यक्तित्व तो होता है, ये एक हुनर होता है कि उसे पैसा मिल जाएगा। कई लोग देखेंगे वो खाना खाने से पहले खाने को 2 बार प्रणाम करते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त ऐसे बहुत से लोग देश में होंगे जिनके पास सिर्फ एक वक्त खाने को होगा, या शायद एक वक्त का खाना खाने के लिए भी उनके पास खाना नहीं होगा। कभी जब लगे कि जीवन में संघर्ष ज्यादा है तो एक बार मार्केट में निकल के उन सब्जी वालों को देखिए जो सड़क के किनारे ठेला लगाते हैं। रोज सुबह 4 बजे उठ के वो पहले मंडी जाते हैं, मंडी जाकर के रोज की सब्जी लेकर के आते हैं, फल लेकर के आते हैं। शाम तक वो सड़ ना जाए, क्योंकि गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, हर समय में डिकम्पोजिशन रेट अलग होगा। तो वो सब्जी सड़ ना जाए उसको लगातार ताजा रखें और साथ में सेल कर पाए, और शाम को बैठ के प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करें, तब शाम का घर में खाना आएगा। तो हाँ, ग्रेटिट्यूड इंपॉर्टेंट है, ये जानना भी जरूरी है कि जितना है उतना पर्याप्त है, लेकिन इसके आगे क्या ऐसा किया जा सकता है जो मेरे भी हित में हो और एक समाज के बड़े वर्ग के हित के लिए संभव हो पाए। वो तभी संभव है जब आप अपने वर्क की वैल्यू सही से समझ जाएंगे और उसके अनुसार रेस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे। तो ये बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हमारे पास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन है तो हम इजीली कहीं शहर से बाहर रहते हुए शहर के अंदर कम्यूट करेंगे और शहर के अंदर से जाकर के बाहर कम्यूट कर जाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जितनी उनकी एक दिन की कमाई है, पता चला यहाँ से यहाँ जाने का भाड़ा ही उतना हो गया। तो अगर भाड़ा ही उतना हो जाएगा तो फिर वो वहां पर रह कैसे पाएंगे? इसीलिए जब भी कोई योजना बनती है, सरकार द्वारा हो या किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा हो, सबसे पहले ये देखा जाता है कि इस एक योजना के माध्यम से, इस एक नीति के माध्यम से कितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है। सिंपल वे में ऐसा प्लान करना कि क्या ऐसा मैं काम करूं कि मेरे साथ अगर 100 लोग जुड़े हैं तो सबकी जेब में 10-10 हजार रुपए जा सकता है। क्या ऐसा प्लान कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन हर जगह संभव नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफी हद तक स्टार्टअप ओरिएंटेड नहीं है। जब स्टार्टिंग लाइन में ही ऐसा बना दिया गया कि लोग हमेशा इस उम्मीद में रहते हैं कि सामने वाले से ही हम पैसा लें, इन टर्म्स ऑफ कंपनी, इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। एक बड़ा लॉट सरकारी नौकरी के इंतजार में रहता है, एक बड़ा लॉट इस इंतजार में रहता है कि कहीं जॉब हो, वैकेंसी हो, हम जॉब हायरिंग ले लें और चले जाएं। सेल्फ सस्टेन मैकेनिज्म क्यों नहीं है? उसके लिए फिर कहीं ना कहीं एजुकेशन कंसर्न है। तो वर्क ऐसा हो कि आप चीजों को क्रिएट कर पाए, और सरकार ऐसी हो कि वो चाहे निम्न वर्गीय हो, मध्यम वर्गीय हो, हर व्यक्ति की जेब में थोड़ा ज्यादा पैसा जा पाए, तभी उस सरकार को सफल कहा जा सकता है। तो ये जो हाईवे का जो प्रॉमिस है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आसानी से जल्दी हम एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाए और अपनी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसे सही से परफॉर्म कर पाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं वेज की। वेज का मतलब है जो भी पेमेंट आपको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में सर्विस देने के लिए, जो भी सर्विस आपने दी है उसके बदले जो दिया जाने वाला भुगतान है, वो वेज के कंटेक्स्ट में आएगा। और जब पेमेंट इन काइंड बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट जो है पैसे में ना होकर के किसी दूसरे फॉर्म में दी जाती है। जैसे यूपी जैसी जगहों पर ग्रामीण क्षेत्र में जो खेती है वो अधिया पर या बटाई पर दी जाती है। उसका सिंपल सा रीजन क्या होता है? उसका सिंपल सा रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि सामने वाले पक्ष से भी पैसा लिया जाता है। इन टर्म्स ऑफ आपने खेती करने को अपनी जमीन दी और बदले में जिस व्यक्ति ने, हो सकता है आपसे पैसा ले, हो सकता है ना ले, उसके बाद जब फसल तैयार हुई तो फसल का आधा हिस्सा आपको देगा, फसल का आधा हिस्सा वो खुद रख लेगा। इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट डायरेक्टली एक उसमें ना होकर के, मतलब फॉर्म ऑफ मनी में ट्रांजेक्शन ना होकर के इस तरह से होता है। जब हम बात करते हैं, राजेश एक कारपेंटर है,
वो 600 रुपए में अपने माल को खरीदते हैं, इन द सेंस जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदते हैं और उसके बाद 1000 में सेल कर देते हैं। तो जो 600 के बाद जो बीच का जो 400 वाला जो हिस्सा है, वो जो बचता है वो किस लिए है? वो अपनी जो स्किल्स लगाई, अपना जो टाइम लगाया, अपना जो एफर्ट लगाया, उसके बदले जो पैसा मिला, वो चीज फ्री नहीं है। 600 में आपने कोई सामान खरीदा, 1000 में बेच दिया, तो 400 रुपए का जो मार्जिन आया वो आपका अपना लेबर कॉस्ट होगा, क्योंकि आप अपने टाइम, मनी, एनर्जी, एफर्ट सब कुछ उस चीज में लगा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, वो आपका जो पैसा है वो एफर्ट का ही पैसा आपको देखने को मिलेगा। अगेन आते हैं सेवा, सेल्फलेस सर्विस। अब तक हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी देखा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देख लिया, अब हम आ रहे हैं सेल्फलेस सर्विस पे। तो अगर हम सेवा की बात करें, बहुत से ऐसे जगह जगह है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या कुछ भी हो, अलग अलग जगहों पर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। लोग गुरुद्वारे में जाते हैं जहां लंगर चल रहा होता है, लोगों को जो भी प्रसादम है, प्रसाद है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सारी चीजों पर सेवा करके प्रॉपर वापस आते हैं। सेवा एक हाईएस्ट फॉर्म माना गया है, एक ह्यूमन की जो टेंडेंसी है उसके लिए जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म है वो सेवा को ही माना गया है। इसीलिए मानव सेवा या मानवता ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो अलग अलग जगह पर अलग तरह के रिचुअल्स हैं। काफी जगह आप देखेंगे कि लोग, कुछ फोटोज दी हैं, एक मंदिर में डिवोटीज को प्रसाद दिया जा रहा है या फिर ये लंगर में बैठ के लोग खाना खा रहे हैं, मतलब गोल्डन टेम्पल की फोटो है। इस तरह की जो पूरी सिचुएशंस हैं, मतलब जो भी इस तरह की आपकी सेवा की पद्धति है, इसमें ज्यादातर लोग बिना किसी उम्मीद के अपना श्रम दान करते हैं। मंदिर में जाकर के खाने खिलाने का क्या मतलब है? मतलब यही है कि वहां पर श्रम दान किया जा रहा है। कभी अगर सिर्फ दान की बात करेंगे तो दान पैसों से जुड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर श्रम दान का मतलब आप अपना फिजिकल लेबर, अपना खुद का काम करके दे रहे हैं। एक तो तरीका ये भी है कि किसी ने पैसा दिया, लीजिए इसको बांट दीजिएगा, या किसी ने पैसा लिया, इससे कुछ खरीदा, लीजिए इसको बांट दीजिएगा। तो उसमें अपना क्या है, बर्डन शिफ्ट किया। लेकिन सेवा का जो मुख्य मकसद है, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, वहां पर अपने स्वयं के समर्पण से मतलब होता है। तो इस तरह की सर्विसेज देखने को मिलती हैं। और दान के संदर्भ में भी कई बार कहा जाता है कि उसको लेकर के अलग अलग बेगर्स के नेक्सस और बाकी चीजें रोड में चलती हैं। लोगों को पता है, कई बार ऐसा हुआ कि भिक्षावृत्ति को रोका गया, राज्य सरकार के द्वारा रोका गया, जिसका मूल कारण था कई बार बच्चों का अपहरण हो जाता है, बच्चों के साथ गलत किया जाता है, या फिर उनको जानबूझ के अंग भंग करके उनसे भीख मंगवाई जाती है। इसीलिए लोग अक्सर मना करते हैं कि स्ट्रीट्स में किसी को भी पैसा ना दें। उसका जो मूल कारण है वो सिर्फ और सिर्फ यही है, क्योंकि आप स्ट्रीट में हो सकता है किसी को छोटा बच्चा मान करके पैसा दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी ने विलिंगफुली ही उसको उस प्रोफेशन में ढकेल दिया कि जिससे आगे उसका पूरा जीवन, करियर नष्ट हो जाएगा। और अगर वही एक मेहनत के साथ जीवन में आगे बढ़े तो हो सकता है एक बेहतर जीवन उनको मिल सके। तो ये फर्क अक्सर रहेगा। यहाँ पर सेवा की बात की है, सेल्फलेस सर्विस की बात किया है। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब है बहुत से ऐसे काम जो हम कर सकते हैं समाज के तौर पर, एक कम्युनिटी के तौर पर, चाहे वो पेड़ लगाना हो, चाहे वो साफ सफाई से संबंधित काम हो, या कोई भी इस तरह के काम अक्सर देखने को मिलते हैं। तो अगर इस पूरे चैप्टर को मैं कंक्लूड करूं तो सिर्फ इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सेल्फलेस सेवा, सैलरी, वेजेस, इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में दिया है। अभी के लिए सिर्फ इतना है। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास अपग्रेड होगी तो इससे संबंधित और भी नई चीजें देखने को मिलेंगी।